नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस मैरीटाइम पार्टनरशिप। दूसरे नंबर पे सेंटर और स्टेट के बीच में आईएएस पोस्टिंग्स को लेकर विवाद। ये इशू पुराना है, फिर से नया आर्टिकल आया है, तो बेसिक्स के साथ इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल एडोप्शन प्रोसेस से संबंधित है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक इमोशन हम डिस्कस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है जेलसी। जेलसी मतलब जलन। डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? जब देखो कोई पर्सन दूसरे की अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर दूसरे की लाइफ के अगेंस्ट, या फिर दूसरे की क्वालिटीज के अगेंस्ट उसकी नाराजगी होती है, तो इस चीज को कहते हैं जेलसी यानी जलन। ये एक नेगेटिव इमोशन है। सिविल सर्वेंट को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सिविल सर्वेंट को ना एक बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। कई बार एक सिविल सर्वेंट का कंपटीशन होता है अपने कोलीग्स के साथ में, कई बार तो सबऑर्डिनेट्स भी उसे जज करते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कंपटीशन होता है। तो किसी की भी अचीवमेंट से जेलसी नहीं होनी चाहिए सिविल सर्वेंट को, क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो फिर सिविल सर्वेंट ना बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। अगर वो जलन महसूस करेगा कि कोई डीएम है, उसने अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन दूसरा डीएम उससे जलता है, तो वो अच्छा काम जो दूसरे डीएम ने किया है ना, उससे सीख नहीं सकेगा। तो नुकसान किसका होगा? लोगों का होगा। इसलिए हर एक सिविल सर्वेंट को ना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए और जेलसी जैसी भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आप कैसे हैंडल कर सकते हो जेलसी को? देखो, समझने की आवश्यकता है कि अगर आप में जेलसी है तो कहीं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको यह समझना होगा कि जिसकी लाइफ की तारीफ हो रही है, जिसकी क्वालिटीज की तारीफ हो रही है, अचीवमेंट्स की तारीफ हो रही है, हो सकता है कि वो किसी चीज में अच्छा ना हो, उस चीज में आप अच्छा हो। जेलसी कम होगी तो आप अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हो कि देखो वो कर सकता है तो बेटर परफॉर्मेंस के साथ आप भी कर सकते हो। तो उस एनर्जी को ना, उस इमोशन को चैनलाइज किया जाए हार्डवर्क के रूप में, मोटिवेट करने के लिए। तो ये चीज है। जेलसी पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। नॉर्मल लाइफ में भी जेलसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएसए के बीच में स्ट्रोंग हो रही नेवल पार्टनरशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभिजीत सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्या कंटेक्स्ट है? ये आर्टिकल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, यूएसए का एक नेवी शिप USNS चार्ल्स ड्रू, ये रिपेयर के लिए आया। इंडिया में चेन्नई में एक शिपयार्ड है, वहां पर यह शिप यूएस का रिपेयर होने के लिए आया। तो यह अपने आप में एक नई चीज है। यह संकेत है इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रोंग होती मिलिट्री पार्टनरशिप का। देखो, वैसे तो इंडिया और यूएसए के बीच में लिमोआ एग्रीमेंट साइन हुआ है। लिमोआ एग्रीमेंट के अनुसार दोनों देश मतलब इंडिया और यूएसए एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। अब मिलिट्री बेसिस पर आपको पता है बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। फ्यूल मिल जाता है, खाना मिल जाता है, फूड स्टॉक। इसके अलावा शिप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो रिपेयर करने की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। तो ये एग्रीमेंट तो वैसे इंडिया और यूएसए के बीच में 2016 में ही साइन हो गया था, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक यूएस का कोई शिप ना इंडिया के शिपयार्ड पे, शिपयार्ड देखो वो स्थान होता है जहां पे शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, शिप्स को रिपेयर किया जाता है। तो ना लिमोआ एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अभी तक यूएसए का कोई शिप ना इंडिया में रुका नहीं, सिर्फ फ्यूल वगैरह लिया और चला गया। लेकिन ये पहली बार होगा कि यूएसए का कोई शिप इंडिया में डॉक करेगा, मतलब शिपयार्ड में रुकेगा रिपेयर के लिए। ये एक नई चीज है और काफी अहम है। अभी तक देखो इंडिया ना डरता रहा है कि अगर यूएसए के शिप्स इंडिया में आएंगे, यहां पर उनकी रिपेयरिंग होगी, तो फिर ऐसा लगेगा कि अब इंडिया यूएस के ग्रुप में शामिल हो रहा है, एंटी चाइना अलायंस में इंडिया शामिल हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर ना इंडिया काफी संजीदा था। बट अब यूएसए के शिप का इंडियन शिपयार्ड में आना, ये एक नई जर्नी की शुरुआत है। आप कह सकते हो कि अब इंडिया बिना हिचक के यूएसए के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप को भी और ज्यादा मजबूत बनाने को तैयार है। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इसी साल के अप्रैल में
जब 2+2 डायलॉग हुआ था ना इंडिया और यूएसए के बीच में, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ना दोनों देशों की, तब ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की गई थी कि यूएसए के मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के जो शिप्स हैं ना, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इंडियन शिपयार्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। शिपयार्ड जो मैंने आपको बताया वो स्थान जहां पे शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और रिपेयर किया जाता है। और यूएसए की जो ये मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड है ना, ये ना यूएसए के दुनिया भर के जो बेसिस है ना, पूरी दुनिया में यूएसए के 750 के आसपास मिलिट्री बेसिस हैं। ये देखिए, तो अलग अलग बेसिस पर ना ये यूएस की कमांड सामान पहुंचाती है। कमांड का नाम है मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड। तो ये कमांड वेरियस यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर सामान पहुंचाने का काम करती है। तो कभी कभी इसके शिप रास्ते में खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करवा लिया जाए रास्ते में। इंडिया के शिपयार्ड्स पर इस चीज पर सहमति बनी थी इसी साल के अप्रैल में आयोजित हुए 2+2 बायलैटरल डायलॉग के दौरान। जब इस बात पर सहमति बनी तो यूएसए से काफी वहां के मिलिट्री ऑफिशियल्स आए। इंडिया के वेरियस जो शिपयार्ड्स हैं उनकी ऑडिटिंग की गई कि इंडिया में कौन सा शिपयार्ड जो है वो सही है, यूएसए के शिप्स जहां पर रिपेयर हो सकें। तो इस सारी प्रोसेस के बाद अब जाके यूएसए का जो नेवल शिप है वो चेन्नई में कट्टापल्ली डॉकयार्ड पर पहुंचा। ये देखो एलएनटी की फैसिलिटी है, लार्सन एंड टर्बो की। ये काफ़ी फेमस है, इंडिया का शिपयार्ड है जहां पे शिप्स बनते हैं, रिपेयर होते हैं। अब कुछ लोग ना, कुछ एक्सपर्ट्स इसे ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी की ये जीत है। इंडिया हमेशा से अपनी शिप बिल्डिंग जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया को शो करना चाहता था। इंडिया में कई बड़े बड़े प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं, जैसे एक तो अभी हमने डिस्कस ही किया एलएनटी का जो कट्टापुल्ली में है चेन्नई में। इसके अलावा एलएनटी का एक और शिपयार्ड है हजीरा में, यह भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है। तो यूएसए के शिप का इंडिया के शिपयार्ड पर आना एक प्रकार से इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी पर मोहर है, स्टैंप है। अब देखो इस इवेंट के अगर पॉलिटिकल रिपरकशंस की बात करें, मतलब इस इवेंट से इंडिया का यूएसए का जो शिप है इंडिया के शिपयार्ड में आया, इसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं। पहली चीज, इंडिया यूएसए के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया पहले रिलेक्टेंट था ना क्वाड को मिलिट्री ग्रुप ना बनाया जाए। तो अब देखो यूएसए का शिप इंडिया में आया है तो जाहिर तौर पर क्वाड के जो दूसरे पार्टनर्स हैं ना, या फिर इंडिया के दूसरे जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं जो चाइना के अगेंस्ट फीलिंग्स रखते हैं, तो उनके शिप्स भी इंडिया में आ सकते हैं। मतलब चाइना के विरोधियों के साथ इंडिया अब अलायंस बनाने की इच्छा रखता है, उनके साथ डिफेंस में ज़्यादा पार्टनरशिप की इच्छा इंडिया रखता है। लेकिन क्वाड वाला एंगल जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इंडिया रिलेक्टेंट था कि क्वाड को मिलिट्री ग्रुप ना बनाया जाए, तो हो सकता है कि इंडिया अब इस चीज़ पर ज़्यादा कंसर्न ना रखे और क्वाड भी एक मिलिट्री ग्रुप के रूप में इमर्ज होकर आए। दूसरी चीज़ देखो, ये इवेंट ना यूएसए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया यूएसए के ना पूरी दुनिया में 750 के आसपास मिलिट्री बेसिस हैं। ये देखिए जहां जहां पे डॉट है ना वहां वहां पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। कई डॉट तो इतने छोटे हैं आपको दिखेंगे भी नहीं इस तस्वीर में। तो अब देखो चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है, जैसे जिबूती में बनाया। तो जैसे जैसे चाइना के ज्यादा बेसिस बनेंगे, ओवरऑल तो पहले यूएसए की पावर थी, मतलब यूएसए की पावर कम होगी, तो अब यूएसए ना और एग्रेसिवली चाइना को अंडरमाइन करना चाहता है। इंडियन ओशन में आपको पता है चाइना की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। जैसे श्रीलंका पर अभी चाइना का एक स्पाई वेसल आया जिस पर काफी विवाद उठा था। तो इंडिया ने यूएसए के शिप को आने दिया, मतलब चाइना को भी एक संकेत है, अगर आप इंडियन ओशन में अपनी गतिविधियां बढ़ाओगे तो हम आपको काउंटर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसमें देखो दोनों का फायदा है, इंडिया का भी और यूएसए का भी। यूएसए तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कहीं और भी चाइना की प्रेजेंस बढ़े, और इंडिया खास करके ये नहीं चाहता कि इंडियन ओशन में ज्यादा चाइना की प्रेजेंस बढ़े। तो इसीलिए दोनों के जो इंटरेस्ट है ना वो कन्वर्ज हो रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, और दोनों एक साथ आ रहे हैं अब ज्यादा से ज्यादा। इंडिया के लिए यह फायदा देखो इसलिए भी है क्योंकि चूंकि अब यूएसए इंडिया के शिपयार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया के शिप्स भी अब यूएसए का इस्तेमाल करेंगे ना, यूएसए के मिलिट्री बेसिस का। मान लीजिए
ईस्ट चाइना सी में इंडिया का कोई शिप जाता है, कोई ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे यूएसए का जो मिलिट्री बेस है उसका फिर अब इंडिया भी इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि ये जो इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री बेस की सर्विसेज को वो फ्री में होता है, पैसे दिए जाते हैं, रिपेयर होगा तो उसके पैसे भी लगेंगे। मीनवाइल देखो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है क्या, देखो एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है सीएमएफ, क्या है ये, इसमें ना 34 देश शामिल है। 2001 में ये फोर्स बनी थी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। किस मकसद के साथ इस्टेब्लिश की गई थी, इंटरनेशनल टेररिज्म का सामना करना, पायरेसी का सामना करना, ये सब चीजें हैं। देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी। अब इसमें जो 34 देश शामिल है ना वो यूएसए और ज़्यादातर वो देश हैं जिनके यूएसए के साथ अच्छे संबंध हैं। इंडिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान पार्ट है। हालांकि इंडिया ने पहले इंटेंशन जाहिर की थी इस फोर्स का पार्ट बनने की, लेकिन अब इंडिया इस फोर्स का नाम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का एसोसिएट मेंबर बन गया है। एसोसिएट मेंबर बनने का मतलब ये है इंडिया के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इंडिया जो असिस्टेंस ऑफर कर सकता है इस फोर्स की वर्किंग के लिए वो असिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब अगर इंडिया की फोर्सेस के पास टाइम है, कैपेसिटी है, तो फिर वो इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के लिए अपनी कैपेसिटी ऑफर कर सकता है, अदरवाइज कोई ओब्लिगेशन बाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो इस तरफ इशारा करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है ना वो मजबूत हो रही है। लेकिन अब लास्ट में ना कुछ कंसर्न्स भी राइटर के द्वारा जता दिए जाते हैं, जैसे बेशक एंगेजमेंट इंडिया की बढ़ रही है यूएस नेवी के साथ में, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड में जो यूएस नेवी कंपोनेंट है ना वहां पे इंडिया के साथ लाइजनिंग करने के लिए इंडिया के जो ऑफिसर है ना वो बहरीन में इंडियन एम्बेसी में जो मिलिट्री अटैची है ना वो हैं। मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए आप, कि जो यूएसए का सेंट्रल कमांड है ना वहां पे अब इंडिया के साथ कुछ लाइजनिंग करनी हो, मतलब तालमेल बिठाना हो, तो बड़ा एक इंडिया का कोई ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। बहरीन में जो इंडियन एम्बेसी है ना वहां पे इंडिया के जो मिलिट्री अटैची है ना सिर्फ उन्हीं को बोल दिया गया है कि आप यूएसए की सेंट्रल कमांड के साथ में तालमेल बिठाइए, लाइजनिंग कीजिए। और दूसरी चीज देखो ये बात सच है कि यूएसए का एक शिप इंडिया के शिपयार्ड पर आया और वो मैरीटाइम सी लिफ्ट कमांड से था, बट ये जो कमांड है ना ये सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर सामान पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई वारशिप था। जब यूएसए का कोई वारशिप इंडिया के बेस पे आएगा ना वो अपने आप में एक बड़ी इवेंट होगी। तो मैरीटाइम सी लिफ्ट कमांड से जो वेसल्स आते हैं ना वो सिर्फ कार्गो शिप्स होते हैं जो सामान यूएसए के वेरियस मिलिट्री बेसिस पर सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इतना भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स को खुश नहीं होना चाहिए कि इंडिया यूएसए की जो नेवल पार्टनरशिप है अब बिल्कुल ही बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया की जो हेजिटेंसी है ना यूएसए के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाने की वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसका रीज़न जाहिर तौर पर चाइना है, चाइना से बढ़ता रिस्क है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में आईएएस की पोस्टिंग्स को लेकर जो विवाद रहता है ना इस इशू से संबंधित आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा गया है आर.के. राघवन के द्वारा। ये फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इससे पहले कि हम आज का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, बेसिक्स पहले डिस्कस करेंगे कि विवाद आखिरकार है क्या। रूल नंबर 6 सेक्शन नंबर 1 ऑफ आईएएस कैडर रूल्स 1954। ये जो रूल्स है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन के साथ डील करते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस ऑफिसर है एक्स, वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ अभी काम कर रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे जा सकता है, किसी दूसरे स्टेट में डेपुटेशन पे जा सकता है, इवन किसी पीएसयू में भी डेपुटेशन पे जा सकता है। लेकिन हर केस में स्टेट गवर्नमेंट की, जिस स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी वो काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एक्स ऑफिसर काम कर रहा है, तो उसे हरियाणा गवर्नमेंट की सहमति लेना, कॉन्करेंस लेना जरूरी है। सहमति लेने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में और इवन पीएसयू में डेपुटेशन पे जा सकता है। डेपुटेशन वर्ड का मतलब अगर समझने में दिक्कत हो तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। जब कोई ऑफिसर अपने पेरेंट कैडर को छोड़ के किसी दूसरे कैडर में काम करने के लिए जाता है निश्चित समय के लिए, तो उसे कहा जाता है डेपुटेशन। समझ गए? जैसे हरियाणा कैडर में कोई ऑफिसर था,
वो अपने पेरेंट कैडर को छोड़ के निश्चित समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में गया काम करने के लिए, या फिर पंजाब गवर्नमेंट में गया, या फिर यूपी गवर्नमेंट में गया, या फिर किसी पीएसयू में गया, तो वो हुआ डेपुटेशन। और ज़्यादा सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे अभी देखो मैं ओनली आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मेरा पेरेंट कैडर ओनली आईएएस है, इसको छोड़ के जो एक और ओनली आईएएस का सिस्टर चैनल है ओनली पीसीएस, यहाँ पे जाके मैं पढ़ाने लगूँ 1 साल के लिए, तो मतलब मेरी डेपुटेशन हो गई ओनली पीसीएस में। समझ गए? तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो पेरेंट कैडर जहाँ पे ऑफिसर काम कर रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेना जरूरी है। लेकिन बाद में एक और चीज़ भी है, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच इस इशू को लेके, यानी आईएएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन को लेके, तो फिर मैटर डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये रूल्स आए थे 1954 में। अभी तक देखो इन रूल्स ने ठीक ठाक काम किया है। आमतौर पर टकराव नहीं देखने को मिलता है डेपुटेशन को लेके सेंटर और स्टेट्स के बीच, लेकिन जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तब टकराव देखने को मिलता है। आमतौर पे ऐसा होता है, हेल्दी कन्वेंशन डेवलप्ड है, सेंटर स्टेट्स के साथ कंसल्ट करता है, और 1 साल में जो ऑफिसर्स अपनी इच्छा जाहिर करते हैं डेपुटेशन पर जाने के लिए सेंटर में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी लिस्ट बनाती है। जैसे हरियाणा कैडर में जितने ऑफिसर हैं ना, फॉर एग्जांपल 5 ऑफिसर ने सेंटर में डेपुटेशन पर जाने के लिए इच्छा जाहिर की है, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो लिस्ट दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उस लिस्ट में से कुछ ऑफिसर्स का चुनाव कर सकती है, लेकिन किसी भी ऑफिसर को उसकी मर्जी के बिना सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं भेजा जाता है। समझ गए? जो ऑफिसर्स इच्छा जाहिर करते हैं ना कि हमारी इच्छा है सीबीआई में काम करने की, ईडी में काम करने की, या फिर होम मिनिस्ट्री में काम करने की, तो फिर उन्हीं ऑफिसर्स की लिस्ट दी जाती है सेंटर को कि भैया इन्होंने इच्छा जाहिर की है, आप इनमें से चूज कर लीजिए अपने आप से। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट उन ऑफिसर्स लिस्ट में से कुछ ऑफिसर्स का चुनाव कर लेती है ना, तो फिर उनको जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीव भी कर दिया जाता है कि जाओ भैया, आपने इच्छा जाहिर की थी, आपको चूज कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम आपको रिलीव करते हैं, चले जाइए। बट दिक्कत तभी आती है जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी तो देखो यादाश्त भी तेज है, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वेस्ट बंगाल की यात्रा पर गए थे ना, तो उनकी कार पर पत्थर मारे गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने उन ऑफिसर्स को समन किया जिनकी ड्यूटी थी जेपी नड्डा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। उन्होंने उन्हें पनिश करने के लिए सेंटर में डेपुटेशन पर बुलाया, ताकि उनको यहाँ पे डेपुटेशन पर बुला के उनको और ज़्यादा पनिश किया जा सके। लेकिन वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया, नहीं, हम इन ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर नहीं भेजेंगे। तो जो कन्वेंशन होती है आमतौर पर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर इच्छा जाहिर करते हैं हमें जाना है डेपुटेशन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिस्ट में से चूज कर लेती है और स्टेट गवर्नमेंट उनको जल्दी से रिलीव कर लेती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, उन आईपीएस ऑफिसर्स को पनिश करने के लिए जो जेपी नड्डा की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुलाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें रिलीव नहीं किया। यानी जो कन्वेंशन, जो परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, वो टूट गई। मतलब ये एक केस नहीं है, और भी केस हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी से चिढ़ गई। उनको सबक सिखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको डेपुटेशन पे बुला लिया, और जबकि देखो उनकी रिटायरमेंट को सिर्फ 1 दिन बाकी था। जब किसी की रिटायरमेंट का 1 दिन बाकी हो, तो उस ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुलाने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता ना। गलती देखो स्टेट गवर्नमेंट की भी थी। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है वो अटेंड करनी चाहिए थी। लेकिन बात वही है, पॉइंट यही है कि जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर परंपराएं टूटती हैं, देश का जो फेडरलिज्म है उसको चोट पहुंचती है। वही देखने को मिला। आमतौर पे ठीक ठाक ढंग से ये डेपुटेशन वाले रूल्स चल रहे थे, लेकिन 2-3 बार अपवाद देखने को मिला। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स में अमेंडमेंट लाना चाहती है। 4 अमेंडमेंट्स मेनली लाना चाहती है, एक एक करके आप इनको देख लीजिए। पहली अमेंडमेंट, अगर देखो सेंटर ने किसी आईएएस ऑफिसर को जो किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको डेपुटेशन पे बुलाया है और कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर इस आईएएस ऑफिसर को रिलीव कर दीजिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है कि ये जो ऑफिसर है इस स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है और रिलीव्ड है,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को रिलीव करने में आनाकानी करती है, डिले करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से आदेश जारी कर सकती है उस आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर के रिलीव होने का। ये पहली अमेंडमेंट है। दूसरी अमेंडमेंट, पहले तो देखो ये हुआ करता था कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यानी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स खुद अपनी इच्छा प्रकट करते थे कि हमें सेंटर में जाना है डेपुटेशन पर काम करने के लिए। तो सिर्फ वही ऑफिसर्स जो अपनी इच्छा व्यक्त करते थे ना, उनकी लिस्ट बनती थी। लेकिन अब तो सेंटर ने कहा है हम बताएंगे कि हमें इस स्टेट गवर्नमेंट से कितने ऑफिसर्स डेपुटेशन पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर ने महाराष्ट्र को कह दिया हमें 10 ऑफिसर डेपुटेशन पर चाहिए, तो महाराष्ट्र को 10 ऑफिसर्स के नाम देने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा अमेंडमेंट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में ऑफिसर्स की डेपुटेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो मैटर को डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे भी मैटर को डिसाइड किया जाता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम कुछ भी हो सकता है, 15 दिन, 1 महीना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को इंप्लीमेंट करना होगा। चौथा पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन ऑफिसर्स की आवश्यकता है, अभी पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो ऑफिसर हैं जो अभी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यकता है ये अभी सेंटर के लिए काम करें, तो उस फैसले को जल्द से जल्द स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो ये 4 अमेंडमेंट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है 1954 के रूल्स में। ये जो 1954 के रूल्स थे ना, आईएएस कैडर रूल्स, इनमें 4 अमेंडमेंट्स, ये चारों अमेंडमेंट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है। अच्छा, अब बताइए इन चारों अमेंडमेंट्स के बारे में सुन के आपको क्या लगा, सही है या गलत है? मुझे पता है 2-3 पॉइंट्स आपके मन में कौन से आए होंगे। सबसे पहले तो आपके मन में ये आया होगा, यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या दादागिरी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रोब जमाने की। मतलब ये सिंपल भाषा में आपके मन में पॉइंट आया होगा। लिखोगे आपको, लैंग्वेज आपकी इस प्रकार से होगी, दिस इज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। संविधान में अलग से पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तभी तो हमारा देश फेडरल कंट्री है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी ना लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लेती है संविधान से। तो दोनों अलग अलग अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और संविधान की जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। तो ये जो रूल्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स से उनसे पावर छीनने के बराबर हैं। एक तो ये पॉइंट आपके मन में आया होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपने ध्यान से इन चारों पॉइंट्स को सुना है तो एक पॉइंट आपके मन में जरूर आया होगा। पहले तो जो आईएएस ऑफिसर्स इच्छा व्यक्त करते थे सिर्फ उनको सेंटर में डेपुटेशन पर ले जाया जाता था। कोई आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बोलता कि मुझे इच्छा है वहां पे जाने की, तो उन्हीं की लिस्ट तैयार होती। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट्स हो गई तो फिर सेंटर मर्जी चाहे किसी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुला सकती है, इवन उसकी इच्छा के बिना भी। तो ये तो ऑफिसर्स के साथ भी जाती है ना। कोई ऑफिसर नहीं जाना चाहता सेंटर में काम करने के लिए, फिलहाल वो स्टेट में रह के काम करना चाहता है जहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पे वो काम करना चाहता है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको सेंटर में ले जाया जाएगा। और हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दुश्मनी निकालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी ऑफिसर को बुला ले सेंटर में और उसको कोई ऐसी पोस्टिंग दे दे। वैसे तो देखो ऑफिसर्स को हर प्रकार की पोस्टिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कुछ पोस्टिंग्स पनिशमेंट पोस्टिंग होती हैं, जो नाम का ऑफिस होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर कोई पर्सन सर्विस ज्वाइन करता है तो ऐसी पोस्ट तो नहीं ज्वाइन करना चाहेगा जिसमें कुछ भी ना हो करने के लिए, इवन आपको सिर्फ ऑफिस भी ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना मिले, तो ऐसी पोस्टिंग्स को कह दिया जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग। तो ऐसी पोस्टिंग्स दे दी जाती हैं उन ऑफिसर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लगते। और देखो आप थोड़ा और गहराई से सोचिए, अगर इस प्रकार से आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे ले जाया जाएगा उनकी मर्जी के बिना, तो ये भी हो सकता है कि सर्विस की जो शाइन है ना वो खत्म हो जाए। मतलब आज के समय में जनता का जो क्रेज है सर्विस के प्रति, इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, हो सकता है वो क्रेज खत्म हो जाए कि यार इस सर्विस में जाने के बाद इतना भी मतलब कुछ वो नहीं है,
बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सरकार अपने पास बुला लेती है, काम करवाती है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते और करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, फिर तो क्रेज खत्म हो जाएगा ना अगर इस प्रकार से सर्विस को आप डिग्रेड करोगे। और देखो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो ऐसा लग सकता है ना कि इन ऑल इंडिया सर्विस वालों को यानी आईएएस आईपीएस को तो सेंटर कभी भी डेपुटेशन पे बुला सकता है, तो इससे अच्छा जो पीसीएस के ऑफिसर्स हैं ना, जो स्टेट कैडर के ऑफिसर्स हैं, मतलब जो पीसीएस से चुन के आए हैं, उनकी सर्विसेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स उन्हें ही दी जाए, कम से कम वो लॉयल तो रहेंगे। आईएएस आईपीएस का तो कुछ पता नहीं है कब छोड़ के चले जाएं सेंटर के पास। अब देखो फाइनली आर्टिकल में लास्ट में ये बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो लेटरल एंट्री से भी ऑफिसर्स को बुला सकती है, और दूसरे जो सेंट्रल सर्विसेज हैं जैसे आईआरएस है, यहाँ से भी ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुला सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर फिर भी ऑफिसर्स की कमी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ऑफिसर्स की कमी क्यों है, क्यों ऑल इंडिया ऑफिसर्स स्टेट कैडर से सेंटर में डेपुटेशन पर आकर काम नहीं करना चाहते बहुत सारे केसेस में। क्योंकि देखो स्टेट कैडर से ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर एंट्री होती है ना अगर जूनियर लेवल पे, तो जूनियर लेवल पे जैसे सेक्रेटरी लेवल पे वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, और सीनियर लेवल पे जैसे होम सेक्रेटरी कौन बनेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनेगा, सीनियर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस होती है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं, होम सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनका देखो ना सिर्फ एफिशिएंट होना ज़रूरी है, बल्कि जो रूलिंग पार्टी में जो आइडियोलॉजी है ना उसके प्रति ये ऑफिसर्स समर्पित भी होने चाहिए। ऐसा मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ जो आपको आंसर्स में नहीं लिखनी है। अब जो भी हमारे होम सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी के भरोसे के लोग हैं। ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी की बेइज्जती करवा दें, तो ऐसे ही लोगों को रूलिंग पार्टी चुनती है इन पोस्ट पे जो इनके भरोसे के लोग हों, तभी तो सरकार चेंज होती है, तो सारे ये हायर लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए बीजेपी चली गई, जैसे कांग्रेस चली गई थी, तो कांग्रेस के समय जो हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे चेंज कर दिए थे बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि इनको भरोसे के आदमी चाहिए होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, सरदार पटेल ने एडवाइस दी थी कि अगर देखो फेडरल सेटअप को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो जो भी डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स आते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो आएंगे। डिस्प्यूट से इनकार नहीं किया जा सकता। दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट आ सकते हैं, भाई बहन के बीच में, तो फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी आएंगे ही, लेकिन उन डिस्प्यूट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सुलझाना ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में भी है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे इशू के बेसिक्स को तो समझ लिया। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल में क्या पब्लिश हुआ है। देखो बहुत कम आईएएस ऑफिसर्स सेंटर में जाने को तैयार थे पहले भी, लेकिन अब ना दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि हाँ भारी आईएएस ऑफिसर्स की कमी है सेंटर लेवल पे काम करने के लिए। आप देखिए ना सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की बल्कि आईपीएस ऑफिसर्स की भी। आईपीएस ऑफिसर में जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीबीआई, एनआईए, इनके हायर पोस्ट पर जो आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं ना उनकी भारी कमी है। अब क्यों नहीं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स सेंटर में जाके काम करना चाहते, उसके रीज़न देखो काफ़ी हैं। अब कायदे से तो जाना चाहिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को नेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिल रहा है, मतलब पूरे देश में इन्वायरमेंट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, ये सब बनाने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा क्या होगा अगर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स सेंटर में आते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें फॉरेन में जाने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम करने का मौका मिलता है, वहाँ भी आप वो जाके काम कर सकते हैं। तो कायदे से तो उन्हें जाना चाहिए, बट देखो दिक्कत ये है बहुत कम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अपना होम कैडर, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स को तो होम कैडर मिल जाता है ना, तो बहुत कम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अपना होम कैडर छोड़ के सेंटर में आकर काम करना चाहते हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से ऑफिसर्स, वो आना चाहते हैं सेंटर में, उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बस अब थक गए, अब कैसे ना कैसे करके दिल्ली में जाने का मौका मिल जाए। तो ऐसे ऑफिसर्स ज़्यादा आने को तैयार रहते हैं जो अपने घर से ऑलरेडी दूर हैं। दिक्कतें देखो और भी हैं, ऑफिसर्स को यूं लगता है कि दिल्ली में आके काम करेंगे सेंटर में तो रूटीन काफ़ी टफ होता है। यहाँ पर देखो मिनिस्ट्रीज में टाइम से जाना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है,
और दिल्ली में हर कोई देखता है, मतलब निगरानी ज़्यादा होती है। दिल्ली में ऑफिसर्स पर निगरानी ज़्यादा होती है, चंडीगढ़ में, दूसरे स्टेट्स की कैपिटल्स में उतनी नहीं होती, तो ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, काफ़ी बार तो प्रधानमंत्री तक को रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, प्रधानमंत्री मीटिंग्स लेते हैं और इसके साथ साथ रिपोर्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ना ऑफिसर्स को कई बार डर भी लगता है कि दिल्ली में आने के बाद में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है स्टेट में, इसलिए वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा उनको दिल्ली में आके लोअर लेवल पे भी काम करना पड़ता है, कंपेरिजन में स्टेट में वो सीनियर पोस्टिंग्स उनको मिलती हैं। इसी के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो रूल्स लेके आई थी जो हमने इस आर्टिकल के शुरुआत में रिवाइज किए थे। अब राइटर ये कहते हैं, देखो जो ये बैलेंस था ना इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिसर्स जाएंगे सेंटर में काम करने के लिए डेपुटेशन पर, वो काफ़ी अच्छे से पहले बना हुआ था। लेकिन जब पॉलिटिक्स जो है ना, वो पॉलिटिक्स उसको ख़राब कर रही है। जैसे वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पॉलिटिक्स हुई, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुला लिया गया सेंटर के द्वारा काम करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखो पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। ऐसी पॉलिटिक्स की वजह से बरसों से जो एडमिनिस्ट्रेशन का बैलेंस हमारे देश में इस्टेब्लिश्ड है ना, वो बिगड़ जाता है। तो अब जो नए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है ना, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल के स्वरूप में तो उन रूल्स को स्टेट गवर्नमेंट से एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने की आवश्यकता है कि भैया आप बताओ फिर क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो चलानी है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या राय है। इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स के बात करके, उनसे कंसल्ट करके अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लेके आती है ना पोस्टिंग्स के लिए, तो वो ज़्यादा सही होंगे। और लेटरल एंट्री अभी फिलहाल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन बहुत कम होती है। वैकेंसीज इतनी ज़्यादा खाली हैं, लेटरल एंट्री तो बिल्कुल नाम मात्र की हुई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेटरल एंट्रेंट्स को भी इंक्रीज कर सकती है, मतलब उनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो लेटरल एंट्री वालों की भी, ताकि उनका भी इस्तेमाल किया जा सके पोस्टिंग्स के लिए, वैकेंसीज को फिल करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आईएएस पोस्टिंग से संबंधित विवाद को लेके। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो चाइल्ड एडॉप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फिलहाल हमारे देश में ना कारा एक ऐसी एजेंसी है जिसका पूरा नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो चाइल्ड एडॉप्शन की पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करती है, चाहे वो इंटरस्टेट चाइल्ड एडॉप्शन हो, मान लीजिए कोई श्रीलंका का नागरिक है, इंडिया से बच्चा एडॉप्ट कर रहा है, या फिर इंट्रास्टेट हो, भारत के अंदर ही हो, कोई भी चाइल्ड एडॉप्शन हो, उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है कारा। अब दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश में ना सबसे बड़ा ये पैराडॉक्स है, इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा। जहां एक तरफ इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है, बट दूसरी तरफ जिन बच्चों का एक साल में एडॉप्शन होता है ना, बहुत कम है उनकी संख्या। और उससे भी ज्यादा वो पेरेंट्स जो बच्चे चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है उससे जितने बच्चे अडॉप्ट होते हैं। आप एक बार ये आंकड़ा देखिए, ये वाला देखिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2017 में 27,939 पेरेंट्स बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था कारा के पास में। जबकि बच्चे अडॉप्शन के लिए फ्री कितने थे, सिर्फ 2,430। ऐसा क्यों? एक तो देखो चाइल्ड अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है ना, अभी काफी ज्यादा टफ है। इतने सारे अनाथ बच्चे हैं लेकिन उनको चाइल्ड अडॉप्शन के लिए अवेलेबल नहीं करवाया जाता, क्योंकि प्रक्रिया टफ है। प्रक्रिया को आसान बनाना होगा, स्ट्रीमलाइन करना होगा। एजेंसीज ना जैसे कारा है, ये पहले से ना काफी ज्यादा सख्त हो गई हैं, क्योंकि ना पहले बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट कर लेते थे और फिर घर का काम करवाते थे। ये चीजें बहुत होती थी, मतलब उनका गलत इस्तेमाल होता था बच्चे को अडॉप्ट करके। तो ना अब ये जो एजेंसीज है ना, पहले देखती हैं सब कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को अडॉप्ट करके उनका शोषण हो जाएगा। इस वजह से पूरी चाइल्ड अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है ना, उसे सख्त बनाया गया है। लेकिन देखो इसका नतीजा ये निकला है कि बच्चे हो ही कम अडॉप्ट रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे अनाथ हैं, उनको घर मिल जाए उससे अच्छी चीज क्या होगी। लेकिन प्रक्रिया इतनी सख्त है कि बच्चे अडॉप्शन के लिए कम अवेलेबल हो रहे हैं। स्टाफ नहीं है एजेंसीज में, कारा में
ये अथॉरिटी जो है चाइल्ड एडॉप्शन को रेगुलेट करती है, इसमें स्टाफ की भारी कमी है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में ही रह जाते हैं, वहां पर भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है। राइटर ये कहते हैं, देखो ये तो वही बात हो गई कि जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई ना, उन्होंने बिना नॉलेज के ये पॉलिसी बना दी, चाइल्ड एडॉप्शन की प्रक्रिया को इतना सख्त बना दिया, जो कि जरूरी भी था हालांकि, लेकिन फिर आपको उसी हिसाब से तैयारी भी तो करनी थी ना, उसी हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना था ना, ताकि आसानी से बच्चा अडॉप्ट कर सके, पेरेंट्स उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सोच समझ के पॉलिसी बनाई नहीं, तो ये एक प्रकार से सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के समान हो गया। जिन ऑफिसर्स ने पॉलिसी बनाई उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीजें खराब हो गई। तो इसीलिए अब पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है कि प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और जो ये हुज मिसमैच है ना कि ज्यादा पेरेंट्स बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, अनाथ बच्चे भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ देखो ध्यान दिलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप क्या कर रहे हो, मतलब प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाथ हुए बच्चों को एक नया घर मिल सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड एडॉप्शन से संबंधित। देखो हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।